या ठिकाणी शिरोळ गावातील महिला असतील, पुरुष असतील, या सर्वांसाठी, सर्व ग्रामस्थांसाठी सूक्ष्म आणि लघु मध्यम उद्योग मंडळाला मार्फत खादी ग्रामोद्योगच्या या संस्थेमार्फत जे जे आपल्याला फायदे, लाभ घेता येतील याचं मार्गदर्शन देण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला या खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे ग्रामदेवता श्री लिंगदेवनाथ याला स्वतंत्र वंदन करून या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं आपण सुरुवात करत आहोत. प्रथमतः या ठिकाणी या लक्षपूर्ती वेलफेअर फेडरेशनच्या माध्यमातून या ठिकाणी आयोजन केलेल्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचं प्रथमतः आम्ही ग्रामपंचायत शिरोळच्या वतीनं या ठिकाणी सर्वांचं स्वागत होईल. यानंतर या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करू. प्रथमतः या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आणि आपल्याला मोलाचं मार्गदर्शन देणारे लक्षपूर्ती वेलफेअर फेडरेशनचे कार्यकारी अधिकारी, ग्रामोद्योग खादी ग्रामोद्योगचे कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय अखिल कौशिक सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. प्रथमतः त्यांचा आपण या ठिकाणी सन्माननीय सरपंच मॅडम गौरी वंजारे यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं पुष्पगुच्छ स्वागत होते. सर्वांना काय सर्वांना आणि त्यांच्या मिसेस यांच्या या ठिकाणी सन्मान होतो. यानंतर फक्त महिला सोडल्या तर किती जागरूकपणे जे आले ते बघा. आणि हे त्यांचं वय बघून एवढ्या लांबून आले फक्त माहिती घेण्यासाठी. 2 तास अगोदर येऊन बसलेले. मी त्यांना विचारलं, सर आपण कुठून आला? तर म्हणाले मी धारापूर आलो. म्हटलं कशा एवढं कशाला लांब? तुम्हाला माहिती घ्यायची, अधिकारी तुमच्याकडे येणार आहे त्यांच्याकडे माहिती घ्यायची. म्हणजे या वयात पण त्यांच्या मनामध्ये असणारी तळमळ ही लक्ष घेण्यात म्हणजे विशेष आहे, विशेष महत्त्व आहे त्या गोष्टीचं. आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही येऊन आता मला वाटतं 15-20 दिवस झाले. पहिल्याच दिवशी याच ठिकाणी ज्यावेळी सत्कार आयोजित केला होता त्यावेळी पार्सेकर साहेब असं म्हणाले होते की हा एक खादी ग्रामोद्योगचा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण गावामध्ये घ्यायचा आहे. हा कार्यक्रम ज्यावेळी आपण मागणी करतो हा असाच कार्यक्रम मिळत नाही. मॅडम माहिती आहे 45 दिवस कमीत कमी त्यांना दिले जातात आणि त्यानंतर मग ते आपल्याला कार्यक्रम देतात. परंतु पार्सेकर साहेबांमुळे खूप लवकर हा कार्यक्रम आपल्याला आयोजित करण्यात आलेला आहे. दरवर्षी आपल्या गावामध्ये किंवा महिला बचत गटांसाठी ट्रेनिंग दिली जातात. फक्त ट्रेनिंग दिली जातात आणि त्यानंतर काय त्याच्यामध्ये काय प्रोसेस होत नाही. पण या कार्यक्रमासाठी जे मॅडम आलेले आहेत, मला काल ते मॅडम बोलत की पनवेल जिल्ह्यामध्ये 600 बचत गट ते चालवतात आणि आज त्याच्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेचे पण बचत गट त्यांच्या अंडर येणार आहेत. खादी ग्रामोद्योग आणि या पूर्ण महिलाच्या कार्यक्रमासाठी स्वतःहून गेली कित्येक वर्ष मॅडम काम करतायत व अशा एक माहिती असणाऱ्या, मार्गदर्शक असणाऱ्या व्यक्तिमत्व आज आपल्या गावात आल्यात आणि ते विशेष म्हणजे आपल्या गरजूच्याच आहेत, आपल्या गावाच्या बाजूच्याच आहेत. आपण कधी त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकतो. आणि काल त्यांनी आम्हाला प्रेझेंटेशन देताना असताना सांगितलं की आम्ही फक्त ट्रेनिंग देत नाही, मग जो माल कसा बनवायचा ह्याची प्रक्रिया जी काय आम्ही शिकवतो तो माल त्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याचं पण ती जबाबदारी मॅडम घेतात. त्याच्यामुळे हा कार्यक्रम विशेष आहे यासाठी की आज फक्त आम्ही माहिती देणार आहे, ते तुम्हाला सादर करतील आणि त्यानंतर एक विशेष ट्रेनिंग लावण्यात येणार आहे. तर तुमच्या मागणीनुसार आम्ही त्या मॅडमांना बोलवणार, तुम्हाला जे काय प्रोडक्ट बनवायचे त्याविषयी माहिती देणार आणि त्याचं पूर्ण म्हणजे परिपूर्ण असं ट्रेनिंग देणार आणि त्यानंतर जो काय माल बनेल त्या मालाला योग्य बाजारपेठ महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला ते देणार खादी आयोगाच्या माध्यमातून. हा एक आपल्यासाठी प्लस पॉईंट असणार आहे आणि पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मला वाटतं पहिलाच कार्यक्रम आपल्या एका महिनाभरात लावलेला, नवीन ग्रामपंचायत आल्यानंतर एका महिन्यात लावलेला पहिलाच कार्यक्रम आहे.
आणि आज आपल्याकडे पाहिलं तर पूर्ण महिला राज आहे. आपले सरपंच आहेत, आमचे 4 सदस्य आहेत, आज आमच्या नूतन ग्रामसेवक आले आहेत, काही महिला आहेत. आणि तुमचा एक उत्स्फूर्त प्रतिसाद असतो आमच्या मॅडम शिरवळ गावाचा जर पाहिला ना तर. म्हणजे मी आता इतके वर्ष काम करतो, आमच्या पुरुष तेवढ्या कुठल्या मिटिंगला येत नाही, पण महिलांची मिटिंग असेल तर मेजॉरिटी असते, किमान 50-60 लोक तरी येतात. आणि हे सर्व तुमच्या उमेदच्या अभियानामुळे असेल किंवा माईमचा जो अभियान आहे, तुमचं बचत गट आहे, या सर्वांमुळे तुम्ही एकत्र येत आहे. आणि हे एकीचा उपयोग काहीतरी भविष्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने व्हावा यासाठी तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन देण्यासाठी आम्ही सर्वजण आहोत. आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी पारसेकर साहेब आहेत, आता मंजुषा परब मॅडम आहेत. या सर्वांचा उपयोग आपण चांगल्या पद्धतीने करून घ्या. भविष्यामध्ये या 5 वर्षामध्ये आपल्या बचत गटाच्या माल चांगल्या बाजारपेठामध्ये जाईल. उद्या आता तुम्हाला महिला सरस वगैरे याविषयी सगळं सर मॅडम बोलतील. ते आपल्याला मुंबईला किंवा इतर ठिकाणी मोठ्या मार्केटमध्ये जाण्या येण्याचा खर्च पण सरकार मार्फत मिळतो, आपल्या मालाला योग्य किंमत पण मिळते. हा सर्वांचा चांगला वापर आपल्या महिलांसाठी भविष्यामध्ये व्हावा. एक चांगलं बचत गटाच्या माध्यमातून काम व्हावं. आपल्या 15 वित्त असेल, आता जास्तीत जास्त पैसा महिला सबलीकरणासाठी व आरोग्यासाठी आपण खर्च करायचा आहे. त्याचा वापर योग्य रीतीने चांगला व्हावा गावामध्ये. आपल्या बचत गटाचं नाव भविष्यामध्ये मोठं व्हावं कुठेतरी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि आपण बहुसंख्येने आल्याबद्दल मी व्यक्तिशः आपले आधी आभार मानतो की आपण आलात आणि हा सगळा असाच कार्यक्रम पुढे पण घ्या. योग्य ट्रेनिंग घ्या आणि याच्या मार्फत तुम्ही येऊन मांडलं पाहिजे, तुम्ही येऊन सांगितलं पाहिजे आम्हाला हे ट्रेनिंग पाहिजे करायचं आहे. आणि त्याचा फॉलोअप करण्याचं काम जबाबदारी ग्रामपंचायत म्हणून आम्ही नक्कीच घेणार. आणि असंच चांगलं योगदान आपलं राहून आपल्या सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीमध्ये स्वागत करतो आणि ते मी थांबतो. शिक्षणाकडे आपण सर्वांनी बोलूया. या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले कार्यकारी अधिकारी ग्रामोद्योग खादी ग्रामोद्योगचे कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय अखिल कौशिक सर आपल्याला या योजनांविषयी त्यांच्या मार्फत आपल्याला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाविषयी जे जे काही सांगतील ते शांतचित्ताने आणि काळजीपूर्वक आपण ऐकून त्या ठिकाणी त्यांचं आपण मार्गदर्शन घ्यावं अशी सर्वांना विनंती. माननीय उदय भराटे सर, असिस्टंट डायरेक्टर KVIC सिंधुदुर्ग, श्री श्रीपद दामलेजी DIC सिंधुदुर्ग, गौरव बंजारे सरपंच, क्लियर करके जाने का, घर पे लेके नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है? तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे. जाते हैं वहाँ पे ऐसा ही हमें मतलब देखने को मिलता है. और हमारा जो डिपार्टमेंट का उद्देश्य है और हम यहाँ पे आए हैं, अब इसीलिए आए हैं कि आपको हमारे डिपार्टमेंट के बारे में पता चले और हमारे डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं, भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं जो स्पेशली आप लोगों के लिए ही हैं, लेकिन आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसी जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए ही हम लोग भारत सरकार की तरफ से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से हम आपके पास यहाँ पे उपस्थित हुए हैं. तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग. ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ही पुराना डिपार्टमेंट है और आप कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट आजादी से पहले से ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना खुद गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, गांधी जी ने खुद 1925 में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के नाम से एक संस्था स्टार्ट की थी 1925 में, जबकि हमारा देश उस टाइम पे आजाद भी नहीं हुआ था. उस टाइम पे ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन इस संस्था का निर्माण किया था. बाद में 1934 में इसका नाम बदल के जो है ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बन गया. उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया. आजाद होने के बाद जो संविधान हमारा बना 1950 में, उसके बाद बहुत सारे पंचवर्षीय कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे. तो जो प्रथम पंचवर्षीय कार्यक्रम था उसके बाद KVIC को एक एपेक्स नेशनल लेवल बॉडी के रूप में जाना गया कि जो पूरे ऑल इंडिया में रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी. बाद में 1953 में ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का गठन हुआ, जो मुख्य कमानी जो है सह संस्था है. और फाइनली अंत में 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जो कि आज हमारी संस्था का नाम है, 1956 में
इस संस्था का एक गवर्नमेंट के एक्ट के तहत इस संस्था का जो है निर्माण हुआ और तब से लेकर आज तक ये संस्था जो है चली आ रही है। अब इस संस्था का काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ। इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। एक है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का मतलब है कि लोगों को जीने के लिए जो कम से कम जरूरत की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और उनको रोजगार, ये देना हमारी संस्था का मेन काम है कि कम से कम लोगों का जीवन यापन सही से हो सके। दूसरा उद्देश्य है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि लोगों को ऐसा आत्मनिर्भर बनाना जिससे कि उनको कुछ पैसा उनके हाथ में आए, क्योंकि जब तक पैसा हाथ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देनी, ऐसा उनको चीज सिखाना जिससे कि वो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना सके, कुछ ऐसा सामान बना सके जिसकी मार्केट में जिसकी डिमांड हो और वो आइटम जो है बिकना चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है वो लोगों को बनाना सिखाता है, उसके लिए ट्रेनिंग देता है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाना आपको सिखा दिया, बाद में बिक नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं सिखाने का। हम लोग ऐसा ही ट्रेनिंग देते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसका आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, सपोज आपने अगरबत्ती बनाई, कैंडल बनाया, कुछ भी बनाया, तो मार्केट में उसकी डिमांड है, तभी हम आपको उसको सिखाते हैं। अगला जो उद्देश्य है कि आप लोगों के बीच में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। मतलब क्या रहता है कि हमारे जो गांव खेड़े के लोग हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है जो उनके अंदर भरा पड़ा है, लेकिन उनको पता नहीं कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। उतना जो है साहस नहीं करते। थोड़ा सा अगर साहस करें तो वो कुछ भी काम कर सकते हैं, बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है, लोगों के अंदर एक आत्मनिर्भरता की भावना को भरना कि हाँ हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपना खुद का काम करेंगे और हम कर सकते हैं, ऐसा लोगों के मन में विचार डालना, ये हमारा तीसरा मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद जो फंक्शन है हमारे डिपार्टमेंट के, जो भी लोग आप कुछ काम करना चाहते हो, अगर आप कुछ खादी का काम करना चाहते हो, कुछ कपड़ा बनाना चाहते हो, कुछ दूसरा काम करना चाहते हो, तो उसके लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में आपको जानकारी देना, आपको वो कच्चा माल प्रोवाइड करना, आपको बताना कि यहाँ से ये सामान मिलेगा आपको। दूसरा क्या है कि मार्केटिंग, अगर आपने कुछ सामान बनाया लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे सामान बनाने का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, खादी इंडिया का लोगो आपने देखा होगा, राइट में लगाया हुआ जो खादी इंडिया, दिख रहा है सबको। तो अगर आप लोग खादी डिपार्टमेंट से, हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे, तो आप जो भी सामान बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके ऊपर जैसे डाबर का ब्रांडिंग होता है, रामदेव बाबा का ब्रांडिंग होता है, बड़े बड़े कंपनीज का ब्रांडिंग होता है, ऐसा ही आपका जो ब्रांड है वो खादी इंडिया का ब्रांड बनेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज बिना ब्रांडिंग के बिकती नहीं है। तो जैसे ही आप हमारी संस्था के साथ में जुड़ेंगे तो आप एक ब्रांड बन जाएंगे, और ब्रांड बनने के बाद आपका जो सामान है उसको बेचना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तीसरा काम क्या है कि हमारे पास बहुत कुछ काम करने के लिए है और हमें पता है कि ये काम कैसे किया जाता है, लेकिन जिस ढंग से हम उस काम को करते आ रहे हैं बहुत सालों से, अगर हम उसी स्पीड से उन्हीं यंत्रों के साथ में, उन्हीं उपकरणों के साथ में उस काम को करते रहेंगे तो हम लोग शायद कहीं पीछे रह जाएंगे। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे पहुंच चुकी है कि अगर हमने नई नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया, नई नई चीज़ों को अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने बनाने के तरीके में अगर उनको समावेशित नहीं किया तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो हमें जो है नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये भी है
कि आपको जो नई नई टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में है उनके बारे में भी आपको बताना कि ये आप पहले इस तरह से काम करते आ रहे थे लेकिन अभी आपको इस तरह से करना है, जिससे कम टाइम में आपका सामान बनके तैयार हो सके और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। अगला जो उद्देश्य है जो हमारा ट्रेनिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हमारे पास ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग देना हमारे डिपार्टमेंट का एक प्रमुख उद्देश्य है। ट्रेनिंग के बारे में भी हम लोग आगे जो स्लाइड्स आएंगी उनमें अच्छे तरह से जानेंगे कैसे कैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद आगे क्या कर सकते हैं। अभी जो हमारा डिपार्टमेंट है, अभी आपने सुना है खाली जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसके अंदर दो मेन चीजें हैं। एक है आपका खादी विकास योजना, एक है ग्रामोद्योग विकास योजना और तीसरा है कि इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी योजनाएं हमारा डिपार्टमेंट चलाता है। क्योंकि अभी तक तो खाली हम लोग थ्योरेटिकली ऐसे बताते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी आगे क्या थोड़ा सा हम फोटो वगैरह भी देखेंगे, ट्रेनिंग के फोटोज भी देखेंगे और उससे थोड़ा आपके मन में थोड़ा आइडिया आएगा, अच्छे से आप समझेंगे। तो मेनली हमारा जो डिपार्टमेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो खादी और दूसरा है ग्रामोद्योग। खादी मतलब धागा, जो कापूस से जो धागा बनता है, धागा और धागे से भी कपड़ा बनता है, वो खादी में आता है। और दूसरा है हमारा ग्रामोद्योग। ग्रामोद्योग में है कोई भी खादी को छोड़ के, कपड़े को छोड़ के कुछ भी चीज, मसाला है, पापड़ है, कैंडल है, अगरबत्ती है, फिनाइल है, सोप है, कुछ भी एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आता है कि मैं ये बना सकता हूँ, वो सब कुछ ग्रामोद्योग के अंदर आता है। और दोनों खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना, दोनों योजनाओं को आगे अगले कदम पे लेके जाने के लिए, अगले स्टेप पे जाने के लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। उनमें जो मेन हमारी स्कीम है वो है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दूसरी हमारी जो है स्फूर्ति। ये मेन हमारी दो स्कीम्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा विस्तार से। ठीक है, आप इन दोनों स्कीम्स के बारे में अच्छे से समझना और समझने के बाद इनको आपको लागू भी करना है। ठीक है, ये जो लेक्चर है आज का, ये ऐसे ही वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपको इस प्रोग्राम का फायदा उठाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके लिए प्रोग्राम बनाया है, हम आपको बताने के लिए आ गए हैं। आपने पूरा सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद भी अगर उसको यूज नहीं किया, अपनी लाइफ में लेके नहीं आए, तो इस प्रोग्राम को रखने का कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप पूरे ध्यान से सुनेंगे। उसके बारे में जो भी सवाल आते हैं आप बीच बीच में उठ के पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा मत करना कि लास्ट में मेरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आप पूछेंगे। अभी ये खादी विकास योजना के कुछ फोटोज हैं। इसमें जो अभी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, ये देखो महिलाएं, आपकी ऐसी महिलाएं हैं, इन्होंने खुद खादी का जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, वो खुद बनाया है। लेकिन ये जो ध्वज है ये ऐसे नहीं बन गया कि बिना किसी मेहनत के ये ऐसे बन गया है। जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है वो चरखा है, इसको हम चरखा बोलते हैं। ठीक है, चरखे पे क्या होता है कि जो आपका कापूस होता है, कापूस हम लोग समझते हैं ना, कापूस से पहले धागा बनाते हैं। ये जो मशीन आपको नीचे दिखाई दे रही है उसको चरखा बोलते हैं, और उससे हम जो है पहले धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद उस धागे को यूज करके जो आपको नीचे दूसरी मशीन दिखाई दे रही बड़े वाली, उसको हम लूम बोलते हैं। ठीक है, लूम से हम कपड़ा तैयार करते हैं। जो चरखा है हमारा, अभी जो गांधी जी वाला चरखा था उसी को हमने आगे मॉडिफाई किया है और अभी इसको हमने सोलर चरखे में कन्वर्ट कर दिया है। सोलर चरखे में कन्वर्ट करने का, परिवर्तित करने का जो मेन उद्देश्य यही है, जैसे हमारा गांव है वहाँ पे बिजली नहीं है, तो आप सोलर की मदद से अपना चरखा चला सकते हो। और एक टाइम पे 10 स्पिंडल कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो आपके बाईं तरफ जो है फोटो, उसमें 10 स्पिंडल हैं। तो 10 आपके जो है एक साथ ही 10 चलते हैं और जो है आपका धागा तैयार होता है।
वो सारा धागा जाके लूम पे जाता है, और लूम भी आपका पहले जो लूम था वो हैंड ऑपरेटेड था, हाथ से ऐसे चलाते थे। लेकिन हाथ से अगर हम चलाएंगे तो उसका स्पीड जो है बड़ा कम रहेगा, और आपका कपड़ा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आप थक जाएंगे, और थकने के बाद उसको बंद कर देंगे। लेकिन उसी लूम को हमने जो है सोलर लूम में कन्वर्ट किया है। तो सोलर की मदद से आप लगातार आप जो है कपड़ा बना सकते हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों की मदद से खादी आर्टिसन से हमारे इन्होंने जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, जो खादी का ध्वज है, जो हमारे देश का ध्वज है बनाया है। जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ये भी ऐसी महिलाओं ने बनाई हुई है, जो सफेद शर्ट पहनी हुई है ये भी ऐसी ही महिलाओं ने बनाई हुई है। ये सब खादी की चीजें हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सब जो है एकदम ऑर्गेनिक चीजें हैं, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, आज का जो समय है, जो आने वाला समय है, वो नेचुरल चीजों का, प्राकृतिक चीजों का टाइम है। जैसे मैं अगर देसी भाषा में बोलूं तो सब लोग जो है जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, प्लास्टिक है ये, वो उनसे कंटाल गए हैं सब लोग, है ना। तो अभी जो जमाना आने वाला है वो इन्हीं चीजों का है। और अब अगर आप इस चीज से जुड़ेंगे तो आप जो है नेचर से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे। ठीक है, तो आजकल जो है प्राकृतिक चीजों का ही जमाना है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। जो हम जहाँ से हम पहले स्टार्ट किया था, हम लोग आते आते प्लास्टिक पे पहुंच गए, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, लेकिन वापस उससे एनवायरनमेंट इतना हमारा खराब हो गया है। हमारा जो क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, जो है हमारा जीवन शैली इतना खराब हो गया है कि हमें वापस जहाँ से हम चले थे वहीं पे वापस आना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज का जो भविष्य है वो यही है, ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्राकृतिक। ठीक है, तो इसको आप हल्के ही मत लेना कि ये क्या है, ये भविष्य है, ये भविष्य की चीजें हैं जो आपको फायदा देने वाली है। दूसरा आपका ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि खादी का कपड़ा, इसके अलावा जो भी आप अपने ग्राम में कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं वो सब ग्रामोद्योग में आता है। इसमें आपका देखो पोल्ट्री वाला है, देखो पोल्ट्री का है, मधमाछी पालन है, अगरबत्ती मेकिंग है, टेलरिंग है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो ग्रामोद्योग में सम्मिलित हैं। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है कुछ? ओके, अभी जो हमारी जो मेन स्कीम है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका फायदा उठा के आप अपना एक बिजनेस, छोटा बिजनेस, जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। तो हम इसमें क्या करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बनाते एक साथ, सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा सा बिजनेस। अगर किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी है तो उससे थोड़ा बड़ा, या फिर मध्यम, एकदम लार्ज स्केल का हम लोग नहीं जाते हैं। तो जैसे हमारे गांव के लोग हैं, छोटे से स्टार्ट करेंगे और बड़े तक पहुंच जाएंगे, वैसा हमारा उद्देश्य है। छोटे से स्टार्ट करना है और बड़े पे पहुंच जाना है। आपने लिज्जत पापड़ का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, सुना है किसी ने लिज्जत पापड़? लिज्जत पापड़ का जो नाम है वो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, खाली भारत में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये जो संस्था है आज से करीब 20-25 साल पहले गुजरात की कुछ महिलाएं थी, आपके जैसे यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिया था, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने, आपके जैसी ही कुछ महिलाओं ने ऐसा एक प्रोग्राम अटेंड किया था। और ऐसा प्रोग्राम अटेंड करने के बाद कुछ महिलाओं ने मिलके उन्होंने जो है निर्धारित किया कि हम इस काम को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो करीब 6-7 महिलाओं ने मिलकर अपना ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने जो है पापड़ मेकिंग का काम स्टार्ट किया। और आज उस लिज्जत पापड़ का जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है। ठीक है, तो छोटे से उन्होंने स्टार्ट किया था आपके जैसे ही, और कहां से कहां तक पहुंच गए। तो वो भी एक खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग की एक संस्था है। जब भी आप लिज्जत पापड़ का पैकेट लेते हैं तो उसके ऊपर आप देखना, उसमें लिखा होगा खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा प्रमाणित, ऐसे करके उसमें लिखा होगा। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस बार आप पैकेट लेंगे उसका तो आप पढ़ के देखना वहां पे। ठीक है, तो ये जो स्कीम है, इसी स्कीम का फायदा, इसी योजना का फायदा उन लोगों ने लिया था, और उसी के सहारे वो लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। ये स्कीम के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। 2008 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी,
और ये स्कीम हमारी जो 3 संस्थाएं हैं, KVIC, KVIP और DIC, इसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। KVIC के लोग भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, KVIP के लोग नहीं है और DIC के लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इनमें से हमारा नंबर सबके पास रहेगा। पासेकर जी यहाँ पे हैं, मंजूषा मैडम यहाँ पे हैं, उनकी टीम यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कहीं भी इस स्कीम को लागू करने में कैसे इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि एकदम से किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है। आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा तो आप कांटेक्ट करेंगे और फर्दर जो भी सहायता होगी हम आपकी इसमें करेंगे। इस स्कीम के तहत आप अपना कोई भी सामान बना सकते हैं, कुछ भी सामान जो भी आपके दिमाग में आता है। कुछ सामान को छोड़ के, जो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा सामान आपको नहीं बनाना है, उसको छोड़ के कुछ भी सामान आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके लिए आपको 50 लाख तक की लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको 50 लाख तक का लोन बैंक की तरफ से, सरकार की तरफ से मिलने वाला है। मेरे हिसाब से किसी उसके बारे में अभी तक पता नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मेरे से कोई सामान नहीं बनेगा, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं ना कि कहीं से सामान खरीदेंगे, उस पर अपना टैग लगाएंगे खादी इंडिया का और आगे बेच देंगे। इतना तो काम कर सकते हैं ना। अगर आप हमारे संस्था के साथ जुड़ेंगे, आप कहीं से सामान उठाएंगे, खादी इंडिया का टैग लगाएंगे और आगे उसको बेच देंगे। ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए, लेकिन सर्विस सेक्टर में क्या है कि आपको जो है 20 लाख रुपए तक का, उसमें भी आपको जो है लोन मिल सकता है। उसमें खाली आपको जैसे कोई ढाबा लगाना है, मंडप डेकोरेशन है, दूसरा इस तरह का कुछ काम है, तो वैसा जो है उस तरह की सर्विसेज के लिए भी आप इस लोन का फायदा उठा सकते हैं। सामान बनाने के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन है और सर्विस के लिए आपको तो 20 लाख रुपए तक का लोन है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो सब्सिडी। सब्सिडी में क्या है कि आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि इसमें सब्सिडी भी है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन भी है। आपने बहुत सारे लोन पहले भी आपने लिए होंगे, लेकिन किसी ने ऐसा बोला नहीं होगा कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको इतना अनुदान मिलने वाला है। ऐसा किसी ने कभी बोला है क्या? नहीं बोला है। लेकिन ये स्कीम ऐसी है जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से 35%, 35% तक आपको जो है सब्सिडी मिलने वाली है। आप लोग गांव में रहने वाले हैं, कोई भी महिला जो गांव में रहने वाली है, चाहे वो किसी भी जाति की हो, उसको 35% तक सब्सिडी अवेलेबल है, ठीक है। 35% तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलने वाला है। अगर आपने उदाहरण के लिए हम लेके चलते हैं 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाना है आपको, हम 50 लाख पे नहीं जाते, हम खाली 10 लाख रुपए तक की बात करते हैं। 10 लाख का आपको प्रोजेक्ट लगाना है, 10 लाख में का 35% यानी कि 3.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट देने वाली है अपनी तरफ से। 5% आपको अपनी जेब से भरना है और बाकी जो बच गया वो सारा आपको बैंक देने वाला है लोन के रूप में, ठीक है। तो ये इस स्कीम का जो बेसिक डिटेल्स है वो मैंने आपको बताया। किसी को इसमें कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछना चाहता है? तो बैंक वाइज कितना लेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, ठीक है। इसका जो एज एन एवरेज आपको बता देता हूँ, 8 से लेके 9% तक इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन किसी बैंक का हो सकता है 8.2 हो, किसी का 8.5 हो, किसी का 9% हो, वो बैंक टू बैंक थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन एज एन एवरेज 8 से लेके 9% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? महिला के लिए 35% सब्सिडी है। इसके अलावा अगर पुरुष भी है लेकिन वो SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC, BC, इन सब क्लासेस से वो बिलोंग करता है तो पुरुष के लिए भी 35% सब्सिडी है। लेकिन कोई महिला अगर इन कास्ट में नहीं आती है, जनरल कास्ट में है, ओपन कास्ट में है,
उसके लिए भी 35% है। ठीक है, ये समझा आपको पॉइंट? महिला किसी भी जाति की है, किसी भी कास्ट की है, उसके लिए 35% है। पुरुष के लिए जो है SC ST OBC ये जितने भी हैं इन सब के लिए, पुरुष के लिए भी है। एक बात आहे, तुम्ही व्याजाचा दर आता सांगू नका, काय होतंय व्याज आहे ना दरवेळी की डिटेल में जाना है। कोई भी आप लोन लेने जाते हैं, ठीक है, कोई भी आप लोन लेने जाते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक वाला आपसे साइन करवाता है। ठीक है, तो हर एक चीज को पढ़ के साइन करने का है। हर एक छोटी से छोटी चीज आपको पहले जाकर पूछनी है कि ये क्या है, ये क्या है। मैंने आपको बताया एज एन एवरेज। एवरेज का मतलब ये नहीं है कि वो 8 to 9% हो गया तो वो मतलब फिक्स हो गया। एज एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 9 का 9.5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन जब आप लेने जाओगे उस टाइम पर सब कुछ आप पहले क्लियर करके जाओ, उसके बाद में अप्लाई करो। ठीक है, हम खाली मार्गदर्शन करेंगे। हर एक छोटी से छोटी डिटेल यहाँ पे कवर करना 1 घंटे या 2 घंटे के प्रोग्राम में मुश्किल है। ठीक है, इस योजना का फायदा उठाते हुए अब तक करीब 8,14,497 इतने लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप किया है। ठीक है, इस योजना का लाभ उठा के आज तक करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और ये जो डेटा है, ये डेटा बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये 100% KVIC की वेबसाइट के अनुसार आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहीं से ये डेटा लिया गया है। ठीक है, इतने लोग जो है आज तक इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं और करीब 66 लाख से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर चुके हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 8,14,000 इसमें अंदर क्या आता है कि एक आदमी का नाम रहता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जो टोटल लोग हैं जिन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया, जितने लोग इसके थ्रू आत्मनिर्भर बने हैं, 66 लाख से ज्यादा लोग इसके थ्रू अपना रोजगार पा चुके हैं। अब आपके मन में सवाल ये आता होगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इस योजना का फायदा उठा सकता है। कोई भी महिला या फिर पुरुष जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, 18 साल से ज्यादा होना चाहिए बस, और दूसरी कोई योग्यता नहीं है। कौन कौन से कागजात दस्तावेज इसमें लगने वाले हैं, ये सारे कागजात नहीं है। बाद में सर ने बताया कि हर चीज इस प्रोग्राम में कवर नहीं की जा सकती। मेन चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो छुपी रहती हैं, जो बाद में पता चलता है। आपने टेलीविजन में ऐड देखे होंगे बहुत सारे, उसमें वो बताएंगे कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा ऐसा है, और लास्ट में छोटा लिखते हैं कंडीशन अप्लाई। सबने देखा है ना, कंडीशन अप्लाई। वो जो कुछ भी हिडन रहता है वो सारा कंडीशन अप्लाई में आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके मन में कुछ भी डाउट आता है आप अभी क्लियर कर सकते हैं। जितना मेरे से होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फाइनल जब आप लोन लेने जाएंगे उस टाइम पे एक बार फिर से आपको सब कुछ कंफर्म करके तभी आगे बढ़ना है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगने वाले हैं, बट मेन ये तो जितना आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपका लोक संख्या दाखिला है, आपका लीविंग सर्टिफिकेट है स्कूल का, आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तो भी उसका दूसरा ऑप्शन है। पैन कार्ड जरूरी है क्या नहीं? क्या पैन कार्ड की शक्ति है क्या नहीं? हाँ, पैन कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जरूरी है, ये सब जरूरी दस्तावेज हैं, ये होने चाहिए। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आप अपना प्रोजेक्ट क्या लगाना चाहते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स। ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स। इसमें एक चीज होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है खाली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बना सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप खुद अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं खुद इस रिपोर्ट को बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी थोड़ी अकाउंट्स की नॉलेज रखने वाला आदमी है
उसके थ्रू भी आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनवा सकते हैं। अभी भी इसमें मेन क्या है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, इस स्कीम का फायदा उठा लिया, मतलब इस स्कीम को अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? पहले तो मैं आपको ब्रांडिंग के बारे में बताया था। ब्रांडिंग आपको खादी ग्रामोद्योग का मिल सकता है। उसके बाद में आप हमारे एग्जीबिशंस होते हैं, प्रदर्शनी लगती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। उन प्रदर्शनी के अंदर, एग्जीबिशंस के अंदर आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं। स्टॉल लगा के आप अपने प्रोडक्ट का वहां पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा काम ऐसा है जो आप नहीं कर सकते हो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि कोई भी ऐसी चीज है जो सोल्टेड मीट से जुड़ी हुई है, वैसे तो आप नहीं कर सकते। तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट, ये सब का बिजनेस आप नहीं कर सकते। लिकर, शराब, दारू, इस तरह का आप जो है वहां पे नहीं बेच सकते। और पॉलीथीन कैरी बैग जिसकी थिकनेस 20 माइक्रोन से ज्यादा है, तो उतना थिकनेस से ज्यादा का से कम का आप जो है पॉलीथीन कैरी बैग नहीं बना सकते। तो इनको छोड़ के बाकी कुछ भी आपके दिमाग में आता है वो आप बना सकते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाके खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, खुद आप जाके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक बार बिजनेस चालू हो गया, बिजनेस चालू होने के बाद 3 साल तक आपने उसमें प्रॉफिट दिखाया, जितना आपने बैंक से लोन लिया था सारा वापस भी भर दिया। वापस भरने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मेरे को अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा बढ़ाना है, तो आप जो है सेकंड लोन के लिए जा सकते हो। सेकंड लोन 1 करोड़ तक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, और 25 लाख तक है सर्विस सेक्टर के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें सब्सिडी थोड़ी कम हो जाएगी आपकी। पहले जो सब्सिडी आपकी 35% थी, वो सब्सिडी इसमें 15% ही है बस। किसी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल इसके बारे में? नेक्स्ट जो 3 साल में सब पैसा भरना पड़ता है क्या? नहीं, 3 साल में पैसा भरना जरूरी नहीं है, लेकिन 3 साल का जो पीरियड है वो इम्पोर्टेंट पीरियड है, क्योंकि 3 साल तक अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको सब्सिडी मिलने वाली नहीं है। ये जो सब्सिडी है 35%, ये सब्सिडी बैंक में आके जमा हो जाती है, डायरेक्टली आपको नहीं मिलती। जैसे आपने अप्लाई किया, सब्सिडी आपके बैंक में जाके जमा हो जाएगी, और जब आप 3 साल तक प्रॉफिट दिखाएंगे और बैंक को जाके दिखाएंगे अपना 3 साल का जो लेखा जोखा है, ये मेरा 3 साल का स्टेटमेंट है, ये मेरा लेजर है, ये मेरा कैश बुक है, आप इसको चेक करो, मेरा 3 साल से कंटिन्यूस प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद आपका एक इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद वो सब्सिडी फिर आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने 3 साल का स्पेशली जिक्र किया। और लोन आप 5 साल तक भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सेकंड लोन है वो आपको तभी मिलेगा जब आपका फर्स्ट लोन पूरा हो जाएगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार निर्मित कार्यक्रम। दूसरा जो हमारा मेन स्कीम है वो है स्फूर्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये जो स्कीम है ये हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए है। आप बहुत सारे सालों से आपके दादे परदादे किसी काम करते आ रहे हैं और आप भी उसी को कर रहे हो, लेकिन वो कार्यक्रम जो आपका काम है उतने अच्छे से नहीं चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए ये स्कीम है। जैसे आप लोग बहुत सारे बचत गट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो आसपास से गांव मिलके बहुत सारे बचत गट मिलके अगर आप 500 से कम है, आपकी संख्या 500 से कम है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 2.5 CR 2.5 करोड़ का फंडिंग है। ठीक है, 2.5 करोड़ का फंडिंग के साथ में आप अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर लोग इससे भी ज्यादा है, 500 से भी ज्यादा है, तो आपको जो है 5 CR यानी 5 करोड़ तक का फंडिंग आपको मिल सकता है। लेकिन इसको किसी भी कार्यक्रम को शुरू करना और लेना, जितना कहना उतना आसान है, लेकिन उसको लेना उतना ही मुश्किल है। बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसी के लिए हमारे जो है जगह जगह पे ऑफिस हैं,
DIC का ऑफिस यहाँ पे है, हमारा KVIC का ऑफिस सिंधुदुर्ग में है। तो आपको जहाँ पे भी कठिनाई आती है वहाँ पे जाके आप जो है इसके बारे में फर्दर पूछ सकते हैं कि सर मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ बोलिए। नेक्स्ट बाकी का लेंगे, कव्हर करेंगे. मला एक विचारायचं आहे, हे जे लोन तुम्ही म्हणणार ते फक्त या गावातल्या लोकांसाठी आहे की आपण बाहेर सुद्धा आपल्या लोन कडून धंदा चालू करू शकतो का? मतलब मुझे जो पूछना है, जो ये लोन का सिलसिला है ना, जो इस गांव में ही रहने के लिए कि इधर के रहने लोगों के लिए है कि बाहर मुंबई में भी जा सकते, सभी के लिए है, सभी के लिए। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सब्सिडी ज्यादा है और जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए सब्सिडी थोड़ा कम है, बस यही है और कोई फर्क नहीं है। मतलब बाहर भी कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कहीं भी जाकर आप ही कर सकते पूर्ण हैं। स्कीम आहे ना, ही पूर्ण स्कीम आहे जी माहिती सांगतात ती पूर्ण भारतभर आहे. DIC यानी जिला उद्योग केंद्र जाके सर जहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिंधुदुर्ग में हमारा ऑफिस है, पराठे सर वहाँ पे है। ठीक है, पूरे ऑल इंडिया के लिए स्कीम अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको मुंबई में बिजनेस चलाना है तो आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा। आप सिंधुदुर्ग में रह के, कनकौली में रह के आप अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बैठ के आप अपना मुंबई का एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं कि आपको जिला उद्योग के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, 20 लाख तक कौन सा भी बिजनेस कर सकते हैं? कोई भी बिजनेस तंबाकू से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, बीड़ी सिगरेट दारू इस सब से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं, इन सब का मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कब से मेरे से एक बिजनेस चल रहा है। हाँ, मेरे खुद का मतलब मिल्क शेक, कॉफी, सैंडविच ऐसा खुद का दुकान खोलने का बिल्कुल कर सकते हैं, 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है उसमें, 20 लाख तक का प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग लेने के लिए धानू में, बोरीवली में या फिर जो है पुणे में जाना जरूरी है। आपको ट्रेनिंग आपके गांव में दी जाएगी, कनकौली में, शिरवल में ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे ट्रेनिंग एसोसिएट्स हैं, लक्ष्मपुर की वेलफेयर फेडरेशन हमारे ट्रेनिंग एसोसिएट हैं, वो आपके गांव में आके आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा अपने जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। ये हमारा जीएन मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर धानू में अवेलेबल है, ये उसका बाहर का फोटो है। कौन कौन सी ट्रेनिंग वहाँ पे चलती है उसके कुछ फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये चरखा मैकेनिक कोर्स है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो जिससे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, वो आप बना सकते हैं उसके थ्रू। ये चरखा मैकेनिक कोर्स अभी पिछले महीने ही हमने कंप्लीट किया है। कितनी सारी महिलाओं ने ये ट्रेनिंग ली है अभी हाल फिलहाल में, और ये सारे कंबाइंड फोटो है इन सभी ट्रेनिंग्स का, चरखा मैकेनिक कोर्स। दूसरा आपका मधमाछी पालन, ये वाला ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ पे चलता है। और ये जो ट्रेनिंग अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी जो ट्रेनिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है, आपको खाली 300 रुपये भरने हैं और बदले में आपको जो है 1500 या फिर 3000 रुपये स्टाइपेंड, जिसको अनुदान बोलते हैं, अभी विद्या वेतन बोलते हैं, वो आपको मिलने वाला है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ये आपको हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे मिल सकती है, इसके लिए आपको दहानू ही आना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती शिरवल में। कितना दिन का होता है? ये 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमारे यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है जहाँ पे रहना एकदम फ्री है, आपको खाली एक बार आना है, फ्री अकोमोडेशन है, वहाँ पे रह के आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगी और आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3000 रुपये विद्या वेतन भी मिलेगा। तो अभी जो रिसेंट ट्रेनिंग हुई है उसी का फोटो मैंने डाला हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको जो है स्टडी विजिट के लिए लेके जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गए हैं सबको लेके विजिट के लिए। दूसरे जो बी कीपिंग इंस्टीट्यूट है, जो मधमाछी पालन के इंस्टीट्यूट है, हमारे धानू के पास में कोसबार्ड हिल करके एक जगह है जहाँ पे मधमाछी पालन का बहुत बड़ा सा वहाँ पे केंद्र है। तो वहाँ पे हम इनको लेके गए थे और पूरी इसके बारे में जानकारी दी गई थी, मधमाछी पालन कोर्स के बारे में। ये हमारा जो है ताड़पत्री जो होती है, ताड़पत्री से ऐसे आर्टिकल्स बनाने का कोर्स है। ये सारा ट्रेनिंग अभी हमने हाल फिलहाल में ही आयोजित किया था हमारे धानू ट्रेनिंग सेंटर में, और अभी नया ट्रेनिंग इसका चालू होने वाला जल्दी।
ये ताड़ गुड़ की ट्रेनिंग है, जो नीरा निकलता है, नीरा से गुड़ बनाने का ट्रेनिंग है, ये भी हमारे यहाँ पे दी जाती है। अभी जो मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ये हमारी फी बेस्ड ट्रेनिंग है, जिसमें फ्री नहीं है, थोड़ा सा मामूली फीस है, बहुत ज्यादा फीस हम लोग चार्ज नहीं करते, मामूली फीस है, वो फीस भर के आप ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग है, ये हमारे ट्रेनिंग एसोसिएट हैं, मंजूषा परम मैडम इनके और इनकी जो टीम है, भोयर मैडम है और बाकी जो सदस्य हैं, इन लोगों ने ट्रेनिंग आयोजित की थी। आपको पीछे जो फोटो में लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये मसाला मेकिंग की ट्रेनिंग है, इसमें मसाला, अचार, पापड़ सब कुछ का एक कंबाइंड ट्रेनिंग था, 1 हफ्ते का खाली। 1 हफ्ते में ये ट्रेनिंग हमने कंप्लीट की थी और ट्रेनिंग के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये साइड आप आपको दिख रहा होगा, महिलाओं को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिया गया है। अगली जो ट्रेनिंग है हमारी, ये हमने नवंबर में की थी, इसी नवंबर में अगरबत्ती मेकिंग। ये ट्रेनिंग हमने जो है, ये भी एक गांव के जैसे सिरवल गांव है, ऐसे गांव में बरवाड़ पाड़ा करके एक जगह है जवार में, वहां पे जाके हमारे ट्रेनिंग एसोसिएट लक्ष्यपूर्ति वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से ये ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें गांव की महिलाओं को अगरबत्ती मेकिंग की ट्रेनिंग हमने दी थी। एक मंजूषा परम मैडम आपको वहां पे दिख रहे होंगे सामने। इसके अलावा थोड़ा कंप्यूटर में किसका एक्सपर्टीज है, कोई कंप्यूटर के रिगार्डिंग कुछ ट्रेनिंग करता है, तो वैसी ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हमने आज से करीब 2 महीने पहले दी थी और ये खारघर में हमने ट्रेनिंग आयोजित की थी मुंबई में। तो इस तरह की ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, करीब 350 के आसपास कोर्स हैं। उसमें से कुछ मेन कोर्स मैंने सर्टिफाइड कोर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ये सारे कोर्स आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो भी वो बाकी कोई भी ट्रेनिंग आपके दिमाग में आती है, वो ट्रेनिंग हम आपके गांव में आके दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का कुछ सवाल है क्या? यासाठी आणि सजावटीसाठी असावी 50% साधारण रक्कम ही तुमच्या यंत्रसामुग्री, अवजार किंवा या पद्धतीचे सगळे जे इतर खर्च जे आहेत यासाठी 50% रक्कम असावी, म्हणजे एकूण 70% रक्कम अशी होते आणि खेळतं भांडवल जास्तीत जास्त 30% असावं, अशी प्रकल्पात रचना असते। सर्वसाधारण प्रकल्प असा असावा। आता हा प्रकल्प तुम्हीच द्यायचा आहे, त्यामुळे तुम्हाला त्याची कल्पना असणार आहे की बाबा हा तुम्ही कसा केला। आता आपण उदाहरण घेऊ की हा प्रकल्प केल्यानंतर तुम्हाला त्याच पद्धतीने तुमचा हा प्रकल्प आहे तसा त्या व्यक्ती। सर्वप्रथम मी सगळ्यांचे आभार मानते की तुम्ही मला इथे बोलवलं। माननीय सरपंच, उपसरपंच, आयोजक शंकर पारसेकर सर, म्हणजे त्यांनी तर आमची राहायची पण व्यवस्था केली आणि शिवाय अनेक दिवस म्हणजे आम्ही हे सगळे कोर्सेस खादी ग्रामोद्योगच्या मार्फत सर्वात प्रथम आम्ही खादी ग्रामोद्योगला का अप्रोच झालो हे पहिलं मी सांगते। लक्ष्यपूर्ती वेलफेअर फेडरेशन ही संस्था खारघरला आमचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे। खारघरची संस्था आहे, नवी मुंबई खारघर, आणि आमच्या संस्थेमार्फत पनवेल महानगरपालिका अंतर्गत आम्ही बचत गटांचं सक्षमीकरणाचं काम करण्याचं आमच्याकडे होतं। 600 बचत गट। मग त्याच्यामध्ये आता पहिली गोष्ट मगाशी जसं सरांनी सांगितलं की उमेदच्या मदतीने अनेक बचत गट सक्षम होत आहेत। उमेद कुठे नाही आहे, सगळीकडेच आहे, बरोबर आहे की नाही? महाराष्ट्रभर उमेदचं राज्य आहे, त्याच्यामुळे काही वेगळं नाहीये। तर पनवेलमध्ये सुद्धा उमेदचं राज्य आहे, त्यामुळे पनवेलचं एक कुटुंब सदस्य उमेद म्हणून तुम्ही समोर आहातच माझ्या। तर तुम्ही सगळ्यांनी मिळून इथे बोलवलंय आणि ज्या प्रकारे पनवेल महानगरपालिकेमध्ये आम्ही बचत गटांचं सक्षमीकरण करतोय, आता तिथे अजून एक गोष्ट अशी आहे की फक्त महिला बचत गट नसतात। बचत गट म्हटलं की महिला बचत गट एवढंच सगळ्यांना माहिती आहे, तर पुरुष बचत गटही आहेत आणि तृतीय पंथीय बचत गटही आहे पनवेल महानगरपालिकेत। आणि या सगळ्यांचं सक्षमीकरण लक्ष्यपूर्ती वेलफेअर फेडरेशन 2019 पासून तिथे करत आहे। 2021 पासून पनवेल बरोबर मुंबईतले काही वॉर्ड म्हणजे डी वॉर्ड आणि ई वॉर्ड यांचं सुद्धा आम्ही सक्षमीकरण करत आहोत। सेम थिंग, त्या तिथेही आधी फक्त महिला बचत गट होते, आता पुरुष बचत गट आणि तृतीय पंथीय बचत गटही आहे।
आणि यांना रोजगार देण्यासाठी आम्ही विविध शासकीय जे योजना आहेत त्यांच्याबरोबर आपण ऍज अ टायप म्हणजे जसं आता इथे खादीमध्ये आम्ही व्यावसायिक पार्टनर म्हणून काम करतोय तसं अनेक प्रशासनांबरोबर आम्ही जोडलं गेलो आहे. कारण की एखादी गोष्ट एका ठिकाणी असते, जसं आत्ताच इथले जे मान्यवर जे आपले आहेत, जे खादी ग्रामोद्योग कडनं आलेले आहेत, DIC कडनं आलेले आहेत, वेगवेगळ्या शासकीय विभागातून आणलेले, कुठलंही काम एका ठिकाणी दिल्यानंतर ते पूर्ण कधीच होत नसतं, तर त्याला जोड म्हणून अनेक कार्यालयामध्ये फिरावंच लागतं आणि त्याच्याशिवाय पूर्ण होत नाही. जसं आता जरी कितीही आपण रोजगार म्हटला, लोन म्हटलं तर बँकेकडे पण जायचंच आहे आणि प्रत्येक बँकांचे नियम अटी वेगवेगळे असतात. तर अशा प्रकारे हे काम करत असताना आम्हाला जाणवलं की ज्या विविध अडचणी येत आहेत त्याच्यावरती पर्याय म्हणून आपली संस्था ऍज अ ब्रिज म्हणून काम करते, मधलं माध्यम. म्हणजे जसं आता प्रशिक्षण घ्यायचं आहे तर ते प्रशिक्षण सगळ्यात चांगलं कुठलं, हा सगळ्यात पहिला प्रश्न. जर त्यांना लोन घ्यायचं आहे तर आता जिल्हा उद्योग वगैरे हा पार्ट वेगळा आला की तो सबसिडी वगैरे किंवा इतर फॅसिलिटी, पण पहिला अप्रोच काय आहे, बँकेकडे लोन तुम्हाला मिळतंय का, तुमचं सिबिल अप्रूव्ह होतंय का, तर तुम्हाला ते लोन मिळणार आहे. आणि प्रत्येक बँकेच्या नियम अटी या वेगवेगळ्या असतात, तर त्या नियम अटीला धरून मग तुम्हाला ते लोन पास होत असतं. जर तुम्हाला लोनच नाही मिळालं तर पुढच्या सुविधा तर मिळू शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला पहिली पायरी तिथे लोन अप्रूव्ह होणं असतं. आणि याच्यामध्ये मी अभिमानाने सांगेन की बँकेमध्ये 99% रेशो खादी ग्रामोद्योगचे प्रशिक्षण घेतलेल्यांना पास केले जातात. त्याच्यामुळे हे प्रशिक्षण किती दर्जेदार आहे याचा तुम्हीच विचार करा. याचं दुसरं एक उदाहरण असं देईल की खादी ग्रामोद्योगच्या माध्यमातून जे काही प्रशिक्षण होत आहे, प्रशिक्षण झाल्यानंतर जे काही रोजगार उपलब्ध होत आहेत, म्हणजे रोजगार एकतर तुम्ही स्वतः व्यवसाय टाकल्यामुळे तुम्ही 100 जणांना रोजगार देऊ शकताय, 100 जणांची रोजगार निर्मिती होते एकाच ठिकाणी. त्याचप्रमाणे तुम्ही उद्योजक बनताय. उद्योजक बनल्यानंतर जो माल विक्रीला जातोय, आता मगाशी सरांनी प्रेझेंटेशन मध्ये दाखवलंच होतं की 8,000+ आउटलेट खादी ग्रामोद्योगला यापूर्वीपासूनच कुठल्याही अदर मार्केटिंगची गरज नव्हती, कारण त्या खादी ग्रामोद्योग हेच ब्रँड आहे. खादीला कोणत्याही जगामध्ये चॅलेंज नाहीये. खादीच्या वस्तूंना पहिली पसंती असते. मग जर आपण काहीतरी करतोय तर ब्रँडेडच का नाही, बरोबर आहे की नाही. आज लिज्जत पापडच्या माध्यमातून हे प्रूव्ह झालेलं आहे की लिज्जत पापड करणारी महिला तुमच्या आमच्यासारखीच एक सामान्य कुटुंबातली आहे, पण ती आज तिच्या ब्रँडने जगावरती राज्य करते. तिचा माल कुठल्या देशात जातोय हे कोण सांगू शकतं का, कुठे नाही जाते ते सांगा. कारण काय जातोय कुठे कुठे ही लिस्ट फार मोठी असेल, नाही जाते ते मला सांगा फक्त. तर असंच आपलं प्रोडक्ट तरी जगभर जायचं असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर मला असं वाटतं खादी ग्रामोद्योग पेक्षा चांगली चॉईस कोणती नसेल. तुम्हाला काय वाटतंय, चुकीचं म्हणतोय की बरोबर आहे. मला प्रतिसाद आला तर ज्याप्रमाणे आज पनवेल महानगरपालिकेची ग्रोथ होते, तुम्ही आज बघितलं असेल की पनवेल महानगरपालिकेच्या स्वच्छता आणि इतर याच्यामध्ये सुद्धा प्रथम क्रमांक आलेला आहे. सगळीकडे जाहीरच आहे ना, महानगरपालिकेची जे काही स्पर्धा होतात त्याच्यामध्ये पनवेल महानगरपालिका प्रथम क्रमांक येतोय. आज स्टेज बघून मुंबई महानगरपालिकेने सुद्धा इन्व्हाइट केलेलं आहे आणि आपलं शिरवळ ग्रामपंचायत असून सुद्धा अशाच कॉम्पिटिशन मध्ये पहिला नंबर यावा असं वाटतंय का कोणाला? ज्यांना वाटत नाही त्यांनी हात वर करा. वाटतंय ना. मग त्याच्यासाठी आपल्याला पुढे जाणं गरजेचं आहे. प्रशिक्षण घेताना योग्य प्रशिक्षण घेणं गरजेचं आहे. मला एक सांगा की आपण ज्यावेळेला शाळेत शिकायला जातो किंवा कॉलेजमध्ये शिकायला जातात, एक एक्झाम्पल देते साधंसं की इलेक्ट्रिशियनचे कोर्स किंवा प्लंबिंगचे कोर्स प्रायव्हेटही घेतात की नाही? घेतात ना. कोणी इलेक्ट्रिशियन पण शिकू शकतोय. मग VGT मध्ये का जातात? का जातात? त्या सर्टिफिकेटला व्हॅल्यू आहे म्हणून जातात की नाही? की तिथे VGT मध्ये केल्यानंतर कुठेतरी आपलं करिअर हे शुअर होणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या वेळेला खादी ग्रामोद्योग मार्फत ज्या वेळेला तुम्ही प्रशिक्षण घेता त्यावेळेला त्या सर्टिफिकेटला जगाने मान्यता दिलेली आहे. आज जगामध्ये जे खादीचं नाव आहे ते त्या प्रशिक्षणाचाच एक भाग आहे की ते दर्जेदार प्रशिक्षण तुम्हाला या संस्थेमार्फत मिळते. त्यामुळे मला असं वाटतं की व्यवसायाची सुरुवात करताना आपण ते नीट शिकणंही गरजेचं आहे. कोणीही जर आजूबाजूचं शिकवतोय म्हणून मी इलेक्ट्रिशियन केलं तर मला कुठेही गव्हर्नमेंटचा जॉब मिळणार नाहीये.
प्रोडक्शन झालं, सबसिडी मिळाली, सगळं झालं, पण मालाची विक्री होणं सुद्धा फार महत्वाचं असतं. तर अशाच प्रकारे ज्या वेळेला आम्ही हे ट्रेनिंग घ्यायला सुरुवात केली तर या सर्टिफिकेटचे अनेक फायदे, जसं आता मग अशी म्हटलं सरांनी सांगितलं DICतून कसं काय सबसिडी वगैरे मिळते, म्हणजे हे अनेक फायदे जे आहेत ना, हे दरवाजे तुम्हाला ऑटोमॅटिक ओपन व्हायला सुरुवात होतात आणि लोन देणारे तुमचे सर इथे स्वतःच उपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांचं एक विशेष कौतुक की त्यांनी याची जातीने दखल घेतली आहे की तुम्हाला कुठे भटकावं लागणार नाहीये, ते तुमच्या दरवाज्यात आले, ह्या विचार करा. तर या संधीचा पुरेपूर फायदा तुम्ही घेतला पाहिजे. एवढी संधी कुठे मिळते? आमच्या इकडच्या लोकांना मात्र भटकावं लागतं. पण सुदैवाने जसं मी म्हटलं की आम्ही खादीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण सहयोगी आहे, त्याप्रमाणे आमची संस्था ही NSIC नॅशनल स्किल इंडस्ट्री कमिशन यांच्याबरोबर सुद्धा व्यावसायिक सहयोगी म्हणून काम करते, ज्याच्या मदतीने आमचा एक व्यावसायिक करार झालेला आहे की खादी ग्रामोद्योग मधून जर प्रशिक्षण घेतलं असेल आणि ते सर्टिफिकेशन असतील तर त्या व्यक्तींना NSIC हे जी संस्था आहे ती पहिली काय करते, एक 1 लाईन मध्ये मी सांगते एकदम सोप्या शब्दामध्ये. खूप मोठी माहिती कारण की आजचं प्रशिक्षण NSICचं नाहीये, KVICचं आहे हे मला चांगलं भान आहे. ओके, पण तुम्हाला कशा प्रकारे रोजगार NSICच्या माध्यमातून तुम्हाला गव्हर्नमेंट टेंडर मिळतात माहितीये, कुठलेही म्हणजे एक सोपं सांगायचं झालं तर रोडचे टेंडर मिळतात, रेल्वे स्टेशनवरच्या प्लॅटफॉर्मचे जे आउटलेट्स असतात त्याचे टेंडर मिळतात. आता ते खादीने सुद्धा दिलेले आहेत की आता आपण नेहमी भरू शकतो. पण हे सगळे टेंडर जे अलॉटमेंट होतात ना ते NSICच्या माध्यमातून होतात. अनेक शासकीय कार्यालयामध्ये आता तुमची ग्रामपंचायत आहे, काही गोष्टी या शासनाच्याच घ्याव्या लागतात, हे मॅन्डेटरी असतं प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये. मग ह्याच्यामध्ये जर कॅन्टीन चालते तर कॅन्टीन मध्ये भरला जाणारा माल हा प्रमाणित वेंडर कडनंच घ्यावा लागतो. तो कुठूनही घेतला तर त्यांची बिलं पास होत नाही. म्हणजे तुम्ही विचार करा, जर सरकारने एवढी बंधनं घातली आहे, आपण त्याचा लाभ घ्यायला पाहिजे की नको? मग ते वेंडर आपण का नाही बनायचं? जर आपण बनलो तर आपल्याला दारोदारी विक्रीसाठी फिरावं नाही लागणार ना. आज जर आपण अशा प्रकारचे वेंडर बनलो तर आपल्याला तो प्लॅटफॉर्म पण मिळतोय, अनेक टेंडर्स मिळायला, शासकीय टेंडर्स मिळायला आपल्याला मदत होते. आणि हे सुद्धा आपलं त्यांच्याबरोबर टायअप असल्यामुळे खादीचं सर्टिफिकेट असेल तर तुम्ही त्यांचं वेंडर बनवू शकता. तुम्हाला तो व्यवसाय म्हणजे एक मार्केटिंगचं प्लॅटफॉर्म मिळू शकतं. अदरवाईज कुठल्याही प्रोडक्शनचा जर एखादा भाग घेतला तर तुम्हाला मार्केटिंग करायला मिनिमम तुम्हाला वार्षिक खर्च 5 लाखापर्यंत जातो. मग त्याचं पॅम्पलेट आलं, डिजिटल मार्केटिंग अँड ऑल थिंग. त्याचप्रमाणे आपलं ICIB चेंबर आणि ट्रान्स ग्लोबल चेंबर अशा विविध चेंबर्स बरोबर टायप आहे, ज्याच्या माध्यमातून जसं खादीचे स्वतःचे इंटरनॅशनल एक्झिबिशन्स होत असतात तसे या चेंबरचे सुद्धा एक्झिबिशन्स होत असतात. तर अशा चेंबर्स मध्ये जाऊन त्याच्या एक्झिबिशन मध्ये पार्ट घेऊन त्यांची कॉस्टिंग खूप असते. हे मात्र तितकंच सत्य आहे की चेंबरची एका स्टॉलची किंमत म्हणजे जसं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मध्ये लागतात अनेक ठिकाणी, मी सुद्धा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरची सभासद आहे, मेंबर आहे आणि तिथे सुद्धा इंटरव्ह्यू आणि स्किल डेव्हलपमेंट वरती काम करते. तर तशा ठिकाणी सुद्धा 80,000च्या घरामध्ये स्टॉल्स असतात. आता तुम्ही म्हणाल की हे आम्हाला कसं परवडणार, बरोबर आहे की नाही? पण आपल्याच काही योजना आहेत गव्हर्नमेंटच्या ज्याच्यामध्ये जर तुम्ही रजिस्टर केलं, जसं खादी ग्रामोद्योग NSIC मध्ये रजिस्टर केलं तर तुम्हाला काही टेंडर्स मिळू शकतात. तर अशा एक्झिबिशन मध्ये पार्ट घेतल्यानंतर ऍज पर युअर कास्ट परत गव्हर्नमेंट नॉर्म्स आले. मला ते गव्हर्नमेंट नॉर्म्स मध्ये डिटेल्स मध्ये उतरायचं नाहीये, पण ऍज पर गव्हर्नमेंट नॉर्म्स तुम्हाला तुमच्या स्टॉलची किंमत 80% पर्यंत रिएम्बर्स मिळते. मग तुम्ही सांगा 80,000चा स्टॉल घेऊन तुम्हाला जर लाखाचं एखादं कॉन्ट्रॅक्ट मिळतंय तर काय हरकत आहे जायला? वरती जाण्या येण्याचा खर्च, फॉरेनला सुद्धा एक्झिबिशनला गेला तरी जाण्या येण्याचा खर्च, राहण्याचा खर्च, खाण्यापिण्याचा खर्च पासून मिळतं. आता उमेद इथे आहेच, उमेदला सुद्धा सरसमध्ये जाण्या येण्याचा खर्च वरती तुम्ही तिथे स्टॉल लावल्याचाही भत्ता मिळतो, बरोबर आहे की नाही? तर अशा प्रकारे अनेक योजना आहेत आणि या विविध सरकारी जे कार्यालय आहेत किंवा विविध जे योजना आहेत यांच्याबरोबर आपल्या संस्थेने टायअप केलाय आणि त्या माध्यमातून आपण हे प्लॅटफॉर्म देत असतो. त्याच्याबरोबर अजून एक सरकारी एक यंत्रणा मी सांगेन तुम्हाला, MTDC, सगळ्यांनी नाव ऐकलंच असेल. MTDC ही सुद्धा सरकारी योजना आहे
आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला एमटीडीसी म्हटलं की राहणंच दिसतं, बरोबर आहे की नाही? एमटीडीसीचा उपयोग काय आहे, कोण सांगेल? कोणीच नाहीये का सांगणारा? पर्यटन म्हणून, टुरिझम म्हणून. पण आपण व्यावसायिक दृष्टीने बघा ना, तर तिथे कॅन्टीन नाहीये, तिथे माल नाही येत आहे, तिथे क्लिनिंग नाही होत आहे, हाऊसकीपिंग नाही होत आहे का? मग आपल्यासाठी तिथेही जागा ओपनच आहेत की. आणि एमटीडीसी बरोबर सुद्धा आपला करार झालेला आहे. जे खादी ग्रामोद्योगच्या मार्फत ज्यांनी कोर्स केलेले आहेत त्यांचे सामान, म्हणजे त्याच्यामध्ये जर क्लिनिंग प्रोडक्ट आहे आणि ऑल थिंग आणि आर्टिझन, फॉर एक्झाम्पल आपली, आता मी ज्या गावचं आहे म्हणजे कणकवली माझं सासर आहे, म्हणजे मी तुमची सूनच आहे, बरोबर आहे की नाही? तर मी ज्या गावची मुलगी आहे सावंतवाडी, तिकडची लाकडी खेळणी किती फेमस आहे तुम्हाला सांगायला गरज नाही, कारण की आपण सगळेच सिंधुदुर्गातले आहे, सिंधुदुर्गवासी आहोत. तर अशा प्रकारचे जे अँटिक पीस जे असतात हे त्यांची सोविनियर रूम मध्ये ठेवले जातात एमटीडीसीच्या, आणि तिथे बाहेरचे पर्यटक येऊन म्हणजे फॉरेनर येऊन ते खरेदी करतात. एक अप्रॉक्सिमेटली रेशो सांगते, 100 रुपयाची वस्तू तिथे 1000 रुपयाला विक्री होते. फ्लुएंटली जात नाही, तो काय रस्त्यावरचा आपण विक्रीला बसलेला नसतो. फॉरेनचे पर्यटक येणार, त्याच्या पुढे ते खरेदी होते, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला 5 पट नफा मिळतो. तुम्ही तिथे 500 रुपयाला वस्तू विकू शकतात, विचार करा. म्हणजे हा एक प्लॅटफॉर्म आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून आपण ओपन करून दिलेला आहे. पण सगळं काही आम्ही जे टायअप केलेलं आहे ते खादी ग्रामोद्योगचं प्रशिक्षण असेल तरच आम्ही 100% माल घेऊ, कारण की त्यांना खादीवरती विश्वास आहे, खादीच्या प्रशिक्षणावरती विश्वास आहे आणि खादीच्या क्वालिटीवरती विश्वास आहे. त्यामुळे जर, म्हणूनच मी ही योजना तुमच्यापर्यंत आणली. जर आपल्या मुंबईतले, पनवेलचे सगळेच लोक जर करतायत तर आपल्या घरातली लोक का नाही याचा लाभ घ्यावा असं मला वाटतं. आणि मला असं वाटतं की जास्तीत जास्त लोकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपला विकास करावा आणि आपले उद्योग सुरू करावे, जेणेकरून आपण 100 लोकांना रोजगार देऊ शकतो. आम्हाला रोजगारासाठी कोणाकडे जायचं नाहीये, तर आम्हाला रोजगार द्यायचा आहे. आम्हाला देणारं बनायचंय, घेणारं नाही. आम्हाला कोणाच्या पुढे हात नाही पसरायचे आहे. तर आमच्या गावातला कोणीच कोणापुढे हात पसरला नाही पाहिजे, अशी गावाची प्रगती करायची आहे असं मला वाटतं. एवढं करून मी माझं भाषण संपवते आणि पुन्हा एकदा तुम्ही मला आमंत्रण दिल्याबद्दल मी आपले आभार मानते. थँक्यू. आयोजित केलेलं होतं. उपस्थित त्यामध्ये आपल्याला लाभलेले कौशिक सर असू दे, त्यांचंही मार्गदर्शन आपल्याला चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला त्याच्यानंतर आपल्याला जिल्हा व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग व्यवस्थापक आपले तांबे सर, त्यांचंही मार्गदर्शन, एक मोलाचं मार्गदर्शन म्हणजे बँकेचे व्यवहार कसे करावे त्याबद्दल मार्गदर्शन व्यवस्थित झालं. त्यानंतर आपल्याला बराडे सर यांनीही व्यवसाय कुठले करावे आणि कुठले करू नये याबद्दलही मार्गदर्शन केलं. त्यानंतर मी मंजुषा परब, आपल्या ह्या लक्षपूर्ती वेलफेअरच्या फेडरेशनच्या संस्थापक अध्यक्षा मंजुषा केलंय. त्यांच्याकडे कशा प्रकारे आपल्या उद्योग चालू केले तशाही आपल्या या गावात चालू करण्याचाही त्यांचा मानस आहे आणि त्यांचेही मी ग्रामपंचायतीच्या वतीने आभार व्यक्त करते. त्यानंतर इथे जमलेले आपल्या पारसेकर सर आहेत, ते आयोजकांनी आपलं हे सगळं कार्यक्रम आयोजन करून आणला, त्यांचेही आभार. त्यानंतर इथे मांजरेकर सर उपस्थित राहिले, त्यांचेही आभार. आपल्या नागवेगावचे सांगवेकर सर, त्यांचेही आभार. आणि आव्हाड सर यांचंही ग्रामपंचायतीच्या वतीने मी आभार मानते. तसेच कार्यक्रम आपल्या माननीय आपल्या तांबे सर, त्यांचेही आभार. त्यानंतर सरपंच मॅडम आपल्या आहेत, त्यांचेही आभार. आणि सरपंचांच्या माननीय अध्यक्षांच्या परवानगीने मी आजचा कार्यक्रम संपल्याचे जाहीर करतो.